दोस्तों, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? आप लोग कैसे देख पाएंगे? अभी तो कमरा में लाइट ही नहीं है। तो देखिए, अब हम दिखाई दे रहे हैं। चेहरा दिखाई दे रहा है बढ़िया तरीके से? कहिएगा हाँ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि कमरे में प्रकाश है। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, लाइट चैप्टर पे। तो लाइट चैप्टर पे हम लोग आज एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है लाइट चैप्टर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। कहा जाता है तुम तो जुगनू बन के चमकना दिन हो चाहे रात। तो चमकेगा कैसे? जब कमरा में लाइट रहेगा तभी चमकेगा। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं हम लोग। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कि प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक भौतिक राशि है। एक नंबर पॉइंट नोट कीजिए कि प्रकाश एक भौतिक राशि है और जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आप कहिएगा कि सर ये क्या है? तो यह एक भौतिक राशि है। यह एक भौतिक राशि है। यह एक भौतिक राशि है। प्रकाश एक भौतिक राशि है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरी बात है कि अगर प्रकाश नहीं रहे तो हम लोग जानते हैं कि हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कोई भी प्रकाश उस वस्तु पे पड़ता है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। उसके बाद से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश क्या है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग जो है मत दिया। उसमें से कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए इसकी भी पुष्टि होती है। तो इस प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके बारे में सबसे पहले बताया था हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने। प्रकाश क्या है? तो एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग है, इसको बताया था हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है। उसके बाद से प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किया था रोमर ने। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किया था रोमर ने। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। ये पेज हम आपको थोड़ा क्या दिया था? तो कणिका का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था प्रकाश कण के रूप में चलता है और ये है क्रिस्टियन हाइगेंस। ध्यान से फोटो देखिए, बाल बड़ी सुंदर सुंदर है इन लोग का। ये न्यूटन साहब का बाल देखिए और ये हाइगेंस साहब का बाल है, कितना सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये है हाइगेंस साहब। इन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का खोज किया था। ध्यान दीजिएगा, ये है न्यूटन साहब। आप जानते हैं इनके बारे में पहले से परिचित हैं। इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का भी खोज किया था, यानी गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उस समय हाइगेंस बहुत छोटे वैज्ञानिक हुआ करते थे, इतना छोटे कि न्यूटन के सामने कुछ नहीं थे हाइगेंस। तो न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था तो लोग एकदम हाहाकार मचा रहे थे, कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत, अरे बाहर कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। लेकिन ये मात्र 10% ही उस समय था। वो कहते हैं ना कि जो बहुत बड़ा हो जाता है ना उसका नाम ही काफी होता है, लेकिन वास्तव में उसका नाम हो चाहे नहीं हो, है ना। और उस समय एक हाइगेंस नामक वैज्ञानिक था जो चिल्ला रहा था तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, लेकिन कोई इसको नहीं मानने को तैयार था। लेकिन 100 वर्षों के बाद में इसकी थ्योरी पर खोज हुआ तो ये सटीक था और ये 10% ही अच्छा था। तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो न्यूटन साहब ने क्या दिया था? कणिका का सिद्धांत दिया था और हाइगेंस ने दिया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। किसने दिया था? हाइगेंस ने। और प्रकाश के कणिका का सिद्धांत पूछेगा तो कणिका का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन न्यूटन ने दिया था। ठीक है। अब हम इन लोगों के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानकारी ले लें। हम इनके बारे में और ज्यादा अगर डिटेल में हम जानकारी ले लेते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे। अब चलिए हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं, जो नॉलेज आप लोग के लिए बेहद ही जरूरी है, जो नॉलेज आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। चलिए तो चलिए प्रकाश के बारे में देखते हैं।
स्टूडेंट, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। प्रकाश एक भौतिक राशि है। प्रकाश की चाल की बात करें, प्रकाश की चाल, तो देखिए अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले आप लोग देखें तो इसको ज्ञात किया था रोमर नामक वैज्ञानिक ने। किसने ज्ञात किया था? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने। इसको रीमर भी कह सकते हैं आप। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किया था रोमर नामक वैज्ञानिक ने। किसने? रोमर ने चाहे रीमर ने। और किस पर ज्ञात किया था? तो बृहस्पति ग्रह के ऊपर। बृहस्पति ग्रह के ऊपर। बृहस्पति ग्रह का एक ग्रह होता है गैनामीड। बृहस्पति ग्रह का एक ग्रह होता है गैनामीड। इसी के गैनामीड के ऊपर, इसी बृहस्पति ग्रह के गैनामीड के ऊपर इन्होंने प्रकाश की चाल ज्ञात की थी। तो प्रकाश की चाल की बात करें तो वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको ऐसे अगर कहा जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल 3 लाख, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। अब सोचिए 3 लाख एक सेकेंड में प्रकाश चलता है। अब सोचिए कितना उसका रफ्तार होगा। ये बहुत बड़ा रफ्तार हो गया। तो प्रकाश की चाल वायु में या निर्वात में, वायु या निर्यात। अब कहिएगा सर निर्वात क्या होता है? ध्यान दीजिएगा लोग, निर्वात का मतलब होता है जहां पे कोई माध्यम नहीं होता है उसको हम लोग निर्वात कहते हैं। जैसे कि इस कमरे की पूरी वायु अगर निकाल दी जाए, किसी बर्तन की अगर टोटल वायु निकाल दी जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं निर्वात, वैक्यूम। समझ रहे ना? तो निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। आप लोग जानते हैं कि माध्यम 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। 3 माध्यम होते हैं, ठीक है। इन माध्यम में तो प्रकाश चलता ही है, इसके अलावा प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तो प्रकाश निर्वात में, यानी अगर इस कमरे की पूरी हवा निकाल दी जाए, यहाँ पे कुछ भी शेष नहीं बचे, तो इसको हम कहते हैं निर्वात। तो निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि निर्वात में और वायु, इन दोनों में 2018 में क्वेश्चन पूछा था मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम में कि प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा होती है, निर्वात में कि वायु में? तो उसमें आंसर दिया हुआ था कि निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, क्योंकि वायु से थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हैं। अगर इन दोनों में पूछ दे, देखिए निर्वात और वायु दोनों में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन इसमें भी अगर अंतर करके पूछ दे तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद से पानी में कह दे, पानी को हम लोग जल भी कहते हैं, तो जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिए, पानी में या जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। याद रखिएगा, कांच में प्रकाश की चाल कह दे तो 2 × 10⁻। अगर आपसे कह दे, इसके बाद अगर आपसे कह दे कि ये हो गया, एक और माध्यम आपको देता है कि तारपीन के तेल में, तारपीन तेल में अगर प्रकाश की चाल कह दे तो याद रखिएगा 2 × 0.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। याद रखिएगा 2 × 0.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। किसमें? तो तारपीन के तेल में। फिलंट कांच में कह दे, अगर फिलंट कांच में कह दे या नायलॉन में कह दे तो इसकी चाल होती है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ है, इसको आपको याद रखना है, ये डेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, पानी या जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तारपीन के तेल में 2 × 0.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फिलंट कांच या नायलॉन में
1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद जो हम वैज्ञानिक सबका नाम बताए हैं, अभी थोड़ा देर पहले जो हम वैज्ञानिक सबका नाम बताए हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकाश के बारे में बताया था, ये आपको याद होना चाहिए जानकारी के लिए। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकाश के बारे में बताया था, तो उन्हीं में से जैसे कि रोमन ने प्रकाश की चाल ज्ञात की थी, न्यूटन ने कणिका का सिद्धांत दिया था, हाइगेंस ने तरंग का सिद्धांत दिया था, समझ रहे ना। उसी तरह बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आप लोगों को, कुछ वैज्ञानिकों का नाम आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा लोग। उसी प्रकार और वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। आइंस्टीन का नाम आप लोग सुने होंगे, आइंस्टीन ने जो है फोटोन का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? तो फोटोन का सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन ने फोटोन का सिद्धांत दिया था, आइंस्टीन ने दिया था फोटोन का सिद्धांत। और ये फोटोन का सिद्धांत क्या है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में चलता है, बंडल के रूप में चलता है। इसे क्वांटा का सिद्धांत कहा गया, इसे क्वांटा का सिद्धांत कहा। क्वांटम सिद्धांत नहीं, क्वांटम सिद्धांत अलग है, क्वांटा कहा गया, क्वांटा। यानी आइंस्टीन ने फोटोन का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? तो फोटोन का सिद्धांत दिया। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, यह दिया था आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन का एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला याद रखिएगा, E बराबर mc² इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था इसी के बारे में, प्रकाश के बारे में, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा लोग आप लोग, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला उन्होंने दिया था। E बराबर mc² किसका दिया हुआ है? तो आइंस्टीन का दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। तो ये तो आइंस्टीन की बातें हो गई। न्यूटन ने कणिका का सिद्धांत दिया था, हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया था, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद से कुछ और वैज्ञानिक की बात करते हैं। थॉमस यंग एक वैज्ञानिक थे, ध्यान दीजिएगा लोग बोर्ड पे। थॉमस यंग एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमस यंग ने दिया था। किस सन में दिया था उतना याद करिएगा तो याद करते रह जाइएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ और ना ही मैं यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद मैक्सवेल ने विद्युत चुंबक तत्व का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रकाश विद्युत चुंबक तत्व के सहारे जो है ना गमन करता है। तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबक तत्व के बारे में बताया था। उसके बाद क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत दिया था मैक्स प्लॉक ने। देखिए, क्वांटम यांत्रिकी अलग चीज है और क्वांटा अलग चीज है। क्वांटा दिया था आइंस्टीन ने, फोटोन का सिद्धांत जिसको बोलते हैं कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। और ये क्वांटम सिद्धांत ये आगे आप लोगों को पढ़ना है, क्वांटम सिद्धांत ये आगे आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद विवर्तन एक प्रकार का विवर्तन की घटना से तरंग की पुष्टि होती है। अब याद रखिएगा, हम आपको पढ़ा रहे हैं विवर्तन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश का विवर्तन क्या है, तो कहिएगा कि प्रकाश तिरछी किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश तिरछी किनारों पर मुड़ता है, प्रकाश तिरछी किनारों पर मुड़ता है, प्रकाश तिरछी किनारों पर मुड़ता है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को विवर्तन कहते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि विवर्तन क्या होता है, जैसे कि हम प्रकाश, मान लीजिए कि इसमें हम खड़े हैं, इस रूम में हम खड़े हुए हैं, लेकिन डायरेक्ट तो सूरज की रोशनी हमारे ऊपर नहीं पड़ रही है, सूरज की रोशनी तो बाहर पड़ रही है, लेकिन कमरे में प्रकाश कैसे आ जाता है? तो विवर्तन की घटना से। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, बिल्कुल सही है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो फिर कमरे में प्रकाश कैसे आता है? तो विवर्तन की घटना से आता है। प्रकाश एक
प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। हम लोग चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक टॉर्च जलाते हैं, बहुत सारा हम लोग पहले प्रयोग करते थे 8वीं क्लास में थे तो एक प्रयोग करते हैं, आगे कूट रख देते हैं और टॉर्च बार के देखते हैं, बीच में कोई पदार्थ अगर आ जाता है तो प्रकाश उससे नहीं जा पाता है, प्रकाश वहीं पे रुक जाता है। समझ रहे ना? जैसे मान लो कि यहाँ पे हम टॉर्च जलाते हैं, ये टॉर्च जलाते हैं और यहाँ पे कोई चीज रख दिए हम, तो प्रकाश तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, प्रकाश तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। लेकिन क्या होता है, प्रकाश इस तिरछे किनारों से होकर यहाँ पे आ सकता है, प्रकाश यहाँ से मूल कर क्या कर सकता है, आ सकता है। तो इसी घटना को कहा गया विवर्तन। तो प्रकाश के विवर्तन की घटना से तरंग की पुष्टि होती है, याद रखिएगा, प्रकाश के विवर्तन की घटना से तरंग की पुष्टि होती है। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की किस घटना से तरंग की पुष्टि होती है, तो विवर्तन की घटना से तरंग की पुष्टि होती है। उसके बाद ध्रुवण की घटना, ध्रुवण की घटना, प्रकाश के ध्रुवण की घटना से अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। क्वेश्चन पूछता है, आप कहिएगा सर अनुप्रस्थ क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं अनुप्रस्थ क्या होता है। मैं आपको बताता हूं अनुप्रस्थ क्या होता है। देखिए अनुप्रस्थ क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। तरंग कितना प्रकार का होता है, तो तरंग दो प्रकार का होता है। मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगा, तरंग दो प्रकार का होता है। एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है, कोई डिस्टर्ब हो रहा है, एक होता है अनुप्रस्थ, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य। अब दोनों में अंतर समझिएगा लोग। तरंग दो प्रकार का हो गया है ना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है कि वैसी तरंग, देखिए तरंग अनुप्रस्थ भी होती है और अनुदैर्ध्य भी होती है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है ना कि इसको यह निर्वात में भी क्या कर सकती है, हालांकि निर्वात में तो गमन नहीं कर सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि यह निर्वात में गमन कर सकती है, ठीक है ना, यह क्या कर सकती है, निर्वात में गमन कर सकती है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है कि वैसी तरंग जो निर्वात में भी चल सकती है, उसे हम क्या कह सकते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगे होती है। अब ध्यान दीजिए, अनुदैर्ध्य तरंग निर्वात में नहीं चल सकती है, तो जैसे कि ध्वनि, तो ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है, क्योंकि यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। और अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है वैसी तरंग जो सीधी रेखा में गमन कर सकती है, ठोस द्रव यानी इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। अब देखिएगा, ये लंबवत चलती है, ये कैसे चलती है, लंबवत चलती है। अनुप्रस्थ तरंग कैसे चलती है, लंबवत चलती है, और ये कणों को धक्का देके चलती है। कणों को क्या देके चलती है, तो धक्का देके चलती है, धक्का दे कर चलती है। यहां तक इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको बताए हैं कि प्रकाश के ध्रुवण की घटना से प्रकाश के अनुप्रस्थ होने की क्या होती है, तो पुष्टि होती है। बस हमें माइंड में फिट करना है यही कि प्रकाश की किस घटना से ध्रुवण की पुष्टि होती है, तो अनुप्रस्थ की पुष्टि होती है तो ध्रुवण की घटना से, और प्रकाश के विवर्तन की घटना से किसकी पुष्टि होती है, तो तरंग सिद्धांत की पुष्टि होती है। दो बातें आप लोग को याद रखनी है। उसके अलावा आप देखिएगा, ये सब चीजें मैंने बता दिया है। चलिए अब आगे मैं आप लोगों को ले चलता हूं प्रकाश के बारे में। मैंने डिटेल जानकारी दे दी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। प्रकाश के बारे में डिटेल जानकारी मैंने दे दी। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है ना अनुप्रस्थ तरंग है। किसकी घटना से कौन पुष्टि होती है, पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी, ये सभी चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई। अब चलिए हम लोग पढ़ने चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, ये हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजों के बारे में देखने चलते हैं। तो ध्यान दीजिए लोग, किरण के बारे में आप लोग जानते हैं कि किरण किसे कहते हैं,
तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं हम लोग? किरण कहते हैं। किरण का एक उद्गम बिंदु होता है लेकिन अंत बिंदु नहीं होता है। किरण का एक उद्गम बिंदु होता है लेकिन अंत बिंदु नहीं होता है, तो किरण कहते हैं। देखिए, अब उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है प्रकाश पुंज। जैसे पुअरा के पुंज को हम लोग पुअरा का पुंज कहते हैं, उसी तरह किरणों के पुंज को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। ठीक है, तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? तो किरण पुंज कहेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज, इसको हम लोग कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है: समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। तो याद रखिए, किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: समानांतर, अभिसारी और अपसारी। इंग्लिश में देख सकते हैं, ये कन्वर्जेंट और ये पैरेलल और ये डाइवर्जेंट। याद रखिएगा, अपसारी को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट कहते हैं और ये कन्वर्जेंट कहेंगे। अब ये देखिए, ये सभी चीजें मैं आपको बता दिया हूं, मैं आपको सीधा तरीका बताता हूं। देखिए, ये है समानांतर, ये क्या है? समानांतर। ये समानांतर किरण पुंज हो गया। जब किरण पुंज यानी जब प्रकाश पुंज समानांतर चले, कैसे चले? समानांतर चले, तो हम उसे क्या कहते हैं? समानांतर। जब प्रकाश पुंज एक बिंदु पर अभिसरित हो जाए, देखो ये प्रकाश पुंज है, यहाँ पे एक बिंदु पर जा रहा है। देखो ये प्रकाश पुंज एक बिंदु पर जा रहा है, प्रकाश पुंज ये भी, तो अभिसरित का मतलब होता है एक बिंदु पर फोकसित होना। अभिसरित का मतलब होता है कि एक बिंदु पर फोकसित होना। तो एक बिंदु पर फोकसित हो गया तो इसे कहेंगे अभिसारी। हम लोग गेहूं पसारते हैं ना, तो अपसारी यानी पसार देनी। क्या होता है? पसार देनी, अपसारी। तो पसार देनी, तो देखो इसको कहेंगे पसारी। देखो पसारी, देख रहे हो ना? अपसारी, पसारी का मतलब पसार देना। तो जब प्रकाश पुंज ऐसे पसर जाएगा, ऐसे पसर जाएगा, तो इसे कहेंगे अपसारी। तो अपसारी किरण पुंज में पसार दिया जाता है। जैसे धान और गेहूं पसारते हैं लोग, तो पसार दिए तो अपसारी कहेंगे। एक बिंदु पर आ गया तो अभिसारी कहेंगे। समानांतर चल गया तो उसको समानांतर कहेंगे। इसको आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, तो ये चीज आप लोग नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। लोग मैंने यहाँ पे लिख दिया है समानांतर प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है। तो बिल्कुल देखिए, तो समानांतर है ना। अच्छा, अभिसारी, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। देखिए एक बिंदु पर मिल रही है, यहाँ पे आके इधर से आई, एक बिंदु पर मिल रही है, एक बिंदु पर, तो जहां एक बिंदु पर मिलेगी इसे कहेंगे अभिसारी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपसारी, तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत न होकर अलग अलग दिशा में जाती है। जैसे कि अब इसका फिगर आप लोग देख सकते हैं, इसका फिगर आप लोग देख सकते हैं, इसका फिगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अपसारी का फिगर ऐसे बनेगा। देखिए, ये ऐसे यहां से निकलेगी, ऐसे ऐसे जाएगी और ये ऐसे ऐसे चारों दिशा में क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। ये क्या होता है? तो अपसारी होता है। ध्यान दीजिए, अभिसारी हो गया एक दिशा पे आ रहा है, लेकिन अपसारी क्या होगा? एक बिंदु से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो ये अपसारी का फिगर कैसे बनेगा? यहां से प्रकाश गई, ठीक है, अलग अलग दिशा में फैल गई, इसको कहेंगे अपसारी। आई होप दैट आपको ये याद हुआ होगा। ठीक है, चलिए, तो किरण पुंज पढ़ लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है बच्चों, चलते हैं हम लोग कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? सेल्फ ल्यूमिनियस पदार्थ किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तुम तो जुगनू बन के चमकना। ठीक है, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आत्मदीप्त पदार्थ, जैसे कि सूर्य, तारा, दीपक। सूर्य, तारा, दीपक, इन्हें हम कहेंगे आत्मदीप्त पदार्थ या जुगनू। इन्हें कहेंगे आत्मदीप्त पदार्थ, यानी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। देखिए, सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, अरे होला नू, तो सूर्य के प्रकाश कौन अपना प्रकाश होता है, तारे के पास अपना प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह या चंद्रमा के पास अपना प्रकाश हुक्म नहीं करता है, वह सूर्य के प्रकाश के भरोसे रहता है बैठल। ठीक है ना, समझ रहे ना? तो सूर्य हो गया, तारा हो गया, दीपक के पास भी अपना प्रकाश होता है। दीपक नाम का लड़का नहीं, दीपक का मतलब क्या? दिया, दियरी। ठीक है ना, चलिए, उसके बाद अदीप्त पदार्थ, नॉन ल्यूमिनियस। देखिए, आत्मदीप्त समझ गए, जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, अपने आप पर निर्भर होता है, उसे कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। खुद का प्रकाश जिसके पास होता है,
और खुद प्रकाश उत्सर्जित करते हैं लोग, उन्हें कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। समझ रहे ना? अदीप्त पदार्थ, देखो ध्यान से, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, जैसे कि टेबल से प्रकाश थोड़े निकलेगा, कितना करिएगा, भले जला दीजिएगा तो अलग बात है, लेकिन निकलता नहीं है। लेकिन प्रकाश इस पर पड़ता है तो क्या होता है, वह दिखाई देता है। तो जैसे कि पत्थर, टेबुल, कुर्सी, इसको कहेंगे अदीप्त पदार्थ। तो ध्यान यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, अदीप्त पदार्थ वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो अदीप्त पदार्थ कहते हैं। स्टूडेंट आपको याद रखना है, समझ रहे हो? नोट, चंद्रमा आत्मदीप्त पदार्थ है, सॉरी चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश होता नहीं है ना, तो कौन है, अदीप्त है, जबकि सूर्य आत्मदीप्त है, माने अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, चलिए सभी ग्रह उसके बाद से सभी ग्रहों के बाद अपना प्रकाश होता है, ठीक है ना? चलिए सभी ग्रह, नेक्स्ट, उसके बाद प्रकाशीय माध्यम के बारे में देखिए। ऑप्टिकल मीडियम, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है, जैसे कि हवा, पानी, कांच, ताप इत्यादि। प्रकाशीय माध्यम का मतलब होता है जिससे होकर, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंखों तक पहुंचता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशीय माध्यम, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस, ये सब प्रकाशीय माध्यम होते हैं। अब देखिए, अब प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं। अब आप जानते हैं कि माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी माध्यम और एक होता है विसमांगी माध्यम। देखिए समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम, देखिए समांगी माध्यम क्या कहलाता है, समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं। समांगी माध्यम क्या होता है, तो देखिए माध्यम तो ऐसे तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, निर्वात, ये सब माध्यम होते हैं। लेकिन माध्यम को भी बांट दिया गया है समांगी और विसमांगी में। समांगी और विसमांगी में होमोजेनस और हेट्रोजेनस में इसको बांटा गया है। विसमांगी को कहते हैं हेट्रोजेनस और समांगी को कहते हैं होमोजेनस। समांगी को क्या कहते हैं, होमोजेनस, और ये विसमांगी क्या कहते हैं, हेट्रोजेनस। तो देखिए समांगी क्या होता है कि प्रत्येक भाग के गुण, समांगी मिश्रण का जो प्रत्येक भाग होगा सबका गुण जो होता है वह समान होगा, जैसे जल और कांच, ये समांगी मिश्रण है, समांगी माध्यम है। उसका विसमांगी माध्यम का प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं। अरे सिंपल है, समांगी में गुण और धर्म सब एक समान होगा, अब विसमांगी में क्या होगा, अलग अलग होगा। विसमांगी का मतलब होता है गुण अलग होगा और समांगी में गुण एक समान होगा। समझ में आ रहा ना? तो समांगी और असमांगी होते हैं, जैसे कि हवा का मिश्रण, कैल्साइट इत्यादि। अब चलिए इसको आप भी पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, बचपन से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। अब कहिएगा सर क्या चीज बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, अरे यही पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी पढ़े हैं ना। देखिए पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट जिसको बोलते हैं, अरे वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार जा सकता है, जैसे कि जैसे कि हम लोग कहते हैं पोलोथीन, उजला पोलोथीन, जैसे हम कह सकते हैं शीशा, जल, ये सब क्या होते हैं, पारदर्शी पदार्थ होते हैं। सब जल में कौन जल, साफ जल, साफ जल पारदर्शी होता है, लेकिन गंदा जल पारदर्शी नहीं होता है, ठीक है ना। गंदा जल से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, लेकिन साफ जल से प्रकाश आर पार जा सकता है। तो जल हो गया, वही जल को पानी कहते हैं, कांच, हवा, ये सब क्या होते हैं, तो पारदर्शी माध्यम होते हैं। तो पारदर्शी माध्यम जिन पदार्थों का प्रकाश पूर्ण रूप से गमन यानी आर पार निकल जाता है, पारदर्शी कहते हैं। समझ रहे ना? अरे पारदर्शी में क्या होगा, पूर्ण रूप से प्रकाश आर पार निकल जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं ना शीशा पर झांक के देखते हैं हम लोग, अब वही शीशा के पीछे पेंट कर देते हैं तो हमारा चेहरा दिखाई देता है, लेकिन वही पेंट अगर उधार दीजिएगा, देखिएगा ना इसी में हमारे घर जो शीशा होता है पीछे आलता से किया रहता है या काला रंग से पेंट किया रहता है, देखे हैं कभी? शीशा को कभी फोड़ दीजिएगा, अपने घर पे जाइएगा शीशा को फोड़ दीजिएगा, आप फोड़ के उसको चेक कीजिएगा लोग, समझ रहे ना? तो पिछुआ उसके क्या रहेगा, पेंट रहता है, तभी हमें दिखाई देता है, समझ रहे ना? अब वही पेंट झाड़ दीजिएगा तो आग पर दिखने लगेगा, तो उसे कहेंगे पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम में कांच, पानी, हवा याद रखना है।
अपारदर्शी जिससे होकर प्रकाश आर पर नहीं जा सकता है, दीवार। देखिए तो दीवार से प्रकाश आर पर जाएगा, नहीं जाएगा। टॉर्च जलाइए तो झांक के देखिए तो ऐसे दिखाई देगा, बाहर का चीज नहीं दिखाई देगा, समझ रहे ना। ईटा, पत्थर, दीवार, ये सब अपारदर्शी होता है, इससे प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है, समझ रहे ना। उसके बाद पारभासी, पारभासी उसे कहते हैं कुछ भाग प्रकाश का जा सकता है, कुछ भाग प्रकाश का नहीं जा सकता, उसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट जैसे तेल लगाया हुआ कागज, तो देखिए कुछ भाग प्रकाश का जाएगा, कुछ भाग प्रकाश का नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तेल लगाकर कागज, घिसा हुआ कांच, कुछ कांच को घिस दीजिए, कांच को मतलब शीशा को घिस दीजिए पत्थर उतर पे, तो कुछ भाग प्रकाश का जाएगा, कुछ भाग प्रकाश का नहीं जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहेगा निम्नलिखित में कौन पारदर्शी है, दे देगा ईटा, कागज, ईटा पारदर्शी में, ईटा, कागज या शीशा, तो कौन लगाइएगा, शीशा लगाइएगा पारदर्शी में, समझ रहे ना। अपारदर्शी में कहेगा इनमें से कौन है, तो सभी हो जाएगा, मतलब जो भी ऑप्शन दिया हो, जैसे ईटा दिया हो, पत्थर दिया हो, दीवार दिया हो, तो सभी हो जाएगा अपारदर्शी में ना, कोई दिक्कत। उसके बाद छाया, देखो अब छाया किसे कहते हैं, देखो जब यहाँ पे ये कोई वस्तु रख दी है, जब प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से ये प्रकाश निकल रहा है, अब प्रकाश के मार्ग में छाया किसे कहते हैं, प्रकाश के मार्ग में जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिससे होकर प्रकाश नहीं जा पाए। जब प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शक वस्तु रख दी जाती है, तो क्या होता है, प्रकाश इससे जा पाएगा जी, नहीं जा पाएगा। तो इस वस्तु की छाया यहाँ पे क्या होती है, तो बन जाती है, इस वस्तु की छाया हमें दिखाई पड़ती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो छाया कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या होगा, जब प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शक वस्तु रख दी जाती है, तो प्रकाश उससे आर पार नहीं जा सकता है, इस स्थिति में वस्तु की क्या बनती है, तो छाया बनती है। सिंपल बात है ना। छाया कब बनेगी, शीशा रख दिए छाया बन जाएगा। हम लोग जाए खड़िया जाते हैं, तो हम लोग खड़िया जाते हैं, तो हम लोग से प्रकाश नहीं जा पाता है, ठेलबे नहीं करता हम लोग को, मैंने क्या समझ रहे ना, मैंने निकलता है, हम लोग को नहीं निकाल पाता है, मैंने हम लोग के रास्ते के थ्रू नहीं जा पाता है, तो हम रोक देते हैं, हम लोग अवरोधक बन जाते हैं, समझ रहे ना। तो प्रकाश, तो ये अवरोधक हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाती है, छाया बन जाती है। तो छाया का डिफिनेशन कैसे दीजिएगा, जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शक वस्तु रख देते हैं, तो प्रकाश उससे नहीं जा पाता है, इस स्थिति में वस्तु की क्या बनती है, तो छाया बनती है। सिंपल में याद रखना है। तो प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शक वस्तु रख दी जाती है, तो प्रकाश उस अपारदर्शक वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, छाया कहते हैं। तो छाया तक मैंने आप लोग को बच्चा सब बता दिया। आगे देखिएगा, अब आगे देखिएगा, ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए, हमारा इंतजार खत्म हुआ, अब हम लोग पढ़ने चलते हैं। इन सभी चीजों के बावजूद हम लोग पढ़ने चलते हैं। और प्रकाश का परावर्तन, स्टूडेंट याद रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा लोग, ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो ये डिफिनेशन ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको समझा रहा हूं। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब प्रकाश है ना किसी चिकनी सतह पे पड़ता है, देखिए जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पे पड़ता है, ये मान लो नीचे कलई किया हुआ है, नीचे क्या किया हुआ है, तो कलई किया हुआ। कलई का मतलब होता है पेंट किया हुआ रहता है। तो जब प्रकाश किसी माध्यम से निकलता है और किसी चिकनी सतह पे पड़ता है, शीशा पे या टाइल्स वगैरह पे या किसी चिकनी सतह पे, तो पुनः इसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है। ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से निकलकर किसी चिकनी सतह पे पड़ती है या शीशा पे पड़ती है और पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। माध्यम चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माध्यम चेंज हम नहीं कर रहे हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या शीशे पर पड़ती है तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। प्रकाश के इस लौटने की घटना को हम लोग कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं, परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से निकलती है, शीशा या चिकनी सतह पर पड़ती है, पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। इसे हम लोग इस घटना को
आप जोड़ दीजिएगा। इस घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। घटना है यह, एकदम कांड हो गया। क्या हो गया? कांड हो गया, यानी घटना हो गया। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो कोई पूछेगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन परावर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो कहिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी कांच या चिकनी सतह पर पड़ती है, वापस उसी दिशा में क्या होती है? लौट जाती है। प्रकाश की इस लौटने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। राइट, चलिए तो यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, फिगर देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस, जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम, समांगी माध्यम का मतलब क्या होता है? जिससे प्रकाश आ पर जा सकता है, जैसे कि कांच हो गया, चाहे पानी हो गया, चाहे हवा हो गया, माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है, तो वह चमकदार पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। माध्यम चेंज नहीं हो रहा है बच्चा सब, ध्यान दीजिएगा लोग। कभी गलती से मत कहिए कि माध्यम चेंज हो रहा है प्रकाश के परावर्तन में। अरे माध्यम का मतलब क्या होता है? जैसे कि हवा में है, तो हवा में है तो इधर से आई, इधर लौट गई, तो हवा में ही ना लौटी, पानी में नहीं ना गई, तो पानी अलग माध्यम हो जाएगा। समझ रहे ना? तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकनी सतह या टकराती है, टकराने के फलस्वरूप क्या होती है? उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी दिशा में लौट जाती है। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है, तो वह चमकदार पृष्ठ से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को यानी इस कांड को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, बोलो तो समझ में आया कि नहीं आया? प्रकाश का परावर्तन याद रहेगा। अब देखिएगा ध्यान से, प्रकाश देखो, अब देखो ध्यान से, ये देखो, ये आपका मान लो ये शीशा है, नीचे कलई किया हुआ है। क्या है? तो ये कलई किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा खूब ध्यान से। ये कलई किया हुआ है, ये देखो, यहां से एक किरण आ रही है और दर्पण पे पड़ रही है। ध्यान देना, जब अब इसी में 10 क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन जो होशियार बच्चे रहते हैं ना, वो क्वेश्चन बनाते नहीं है, क्वेश्चन को अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन को याद नहीं करते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं? याद करते हैं, माइंड को डेवलप करते हैं। ध्यान दीजिएगा लोग, देखो ये किरण है, ये दर्पण पे आपतित हो रही है। आपतित का मतलब होता है आके बैठ रही है। आपतित, आपतित आके गिर रही है, आपतित आकर गिर रही है, तो इसको कहेंगे मतलब आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। तो आपतित किरण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है, देखिए जैसे जब किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है, तो इसे कहते हैं आपतित किरण। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा लोग, मेरे डिफिनेशन में सब लिखूंगा नहीं, वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो आप जरूर कॉपी कलम लेके बैठे होइएगा और इसको आप नोट कीजिए। जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलकर दर्पण पर आपतित होती है, माने आके गिर जाती है, तो उसे कहेंगे आपतित किरण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इसको कहेंगे आपतित किरण, क्योंकि यह स्रोत से निकलकर दर्पण पर पतित हो रही है, तो आपतित किरण। तो बोलिए, जब स्रोत से निकलने वाले प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है तो आपतित किरण, दर्पण से टकराकर परावर्तित होती है तो परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण समझ में आ गया। दूसरा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब खींचा जाता है उसे कहते हैं अभिलंब। कैसे बोलिएगा लोग? लिख लीजिएगा लोग, आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब खींचा जाता है उसे कहते हैं अभिलंब। नोट याद हो गया? एक बार और बोल दे रहे हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब खींचा जाता है उसे कहते हैं हम लोग अभिलंब। याद हो गया? राइट, यहां तक समझ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद 3 पॉइंट हो गया। अब 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट देखिए, आपतन कोण। चौथा पॉइंट देते हैं आपतन कोण और 5वां पॉइंट होता है परावर्तन कोण। बच्चा सब ध्यान दीजिएगा। आपतन कोण क्या होता है? देखो, आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण लिख लीजिए, आपतित किरण और अभिलंब
के बीच में जो कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण। इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसे कहेंगे आपतन कोण। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस रे। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस रे, इसीलिए इसको आई से सूचित करते हैं। बोर्ड पर पहले ध्यान दीजिए ध्यान से। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना इसको कहेंगे आपतन कोण। क्यों क्यों कहेंगे आपतन कोण? क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है। तो जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा तो आपतित कोण कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस रे, इसीलिए इसको कहते हैं आई। आई से इंसिडेंस होता है। अच्छा, आज जब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा इसे कहेंगे परावर्तन कोण। कितना आसान है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में बनेगा तो परावर्तन कोण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा तो आपतन कोण कहेंगे। रटने की जरूरत नहीं है, रटिएगा तो भूल जाइएगा, दिमाग में फिट कीजिएगा, जिंदगी भर याद रहेगा। समझ रहे ना? तो परावर्तन कोण हो गया। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण। याद रखिएगा एक बात मेरी, प्रकाश जितना डिग्री के एंगल पे आता है उतना ही डिग्री के एंगल पे क्या होता है? तो रिफ्लेक्ट होता है। तो आपतन कोण 100% परावर्तन कोण के क्या होता है? तो बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी अगर ये प्रकाश यहां देखिएगा, ये यहाँ पे लिख दिया है मैंने, इसको आपतित किरण कहेंगे, इसको कहते हैं परावर्तित किरण कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो तो देखो आपतित किरण और ये है अभिलंब, ये है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच को क्या कहेंगे? आपतन कोण। इसको कहते हैं आई, क्योंकि इंसिडेंस कहेंगे। और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच को कहेंगे परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं इसको, है ना। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं आर। आर से होता है रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट हो गया। देखिए जो ये आई रहेगा ये आर के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जितना डिग्री के एंगल पे प्रकाश आएगा उतना ही डिग्री के एंगल पे प्रकाश क्या होता है? तो वह बाहर भी चला जाता है। अगर 30 डिग्री के एंगल पे आ रहा है तो कितना डिग्री के एंगल पर जाएगा? 30 डिग्री के। तो क्वेश्चन पूछता है कि एक प्रकाश की किरण 30 डिग्री के कोण पर आती है तो कितना डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी? 30 ही होगा ना। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश का आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण इनमें से क्या होगा? दे देगा ऑप्शन 60, 80, 50, 30। 30 ना होगा। तो सिंपल में याद रखना, 30 डिग्री पे आएगा तो वो 30 डिग्री पर क्या होता है? तो मुड़ता है। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? लंब, अभिलंब। ये है आपतन कोण और ये क्या है? परावर्तन कोण है। ये कौन किरण है? आपतित किरण है। ये कौन किरण है? परावर्तित किरण है। समझ में आ गया ना? चलिए कोई दिक्कत? तो प्रकाश का परावर्तन समझ गए आप लोग, प्रकाश का परावर्तन आप लोग समझ गए, प्रकाश का परावर्तन भी समझ गए आप लोग। उसके बाद से आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु, सभी चीज समझ गए आप लोग। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं वो सब? तो याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, इसको आपको याद रखना है। देखिए वो दोनों नियम कौन कौन होते हैं? दोनों नियम कौन कौन होते हैं? ध्यान दीजिएगा लोग। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। सही बात है। ये नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। एक नंबर नियम हो गया। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। एक नंबर नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, राइट। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। तो क्वेश्चन याद रहेगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक बार और बोल रहा हूं, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है, किसी दर्पण या चिकनी सतह पर टकराती है, टकरा के उसी माध्यम में लौट जाती है। लौटने की घटना को, कांड को हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग समझ गए। देखिए, प्रकाश का परावर्तन जो होता है ना, वह दो तरीका से होता है। अब प्रकाश का परावर्तन दो तरीका से होता है, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। कितना प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से होता है। अब कहिएगा सर दो तरीका से कौन होता है, तो एक होता है नियमित और एक होता है विस्तरित या अनियमित, इसको कह सकते हैं अनियमित। रेगुलर और इरेगुलर। तो प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का हो गया, नियम नहीं, प्रकाश के परावर्तन का नियम नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का। कौन कौन, नियमित और अनियमित, रेगुलर एंड इरेगुलर। अब नियमित किसे कहेंगे, देखिए जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है या चिकनी सतह पर पड़ती है तो सीधे एकदम एक बार में रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन अगर किसी खुरदुरी सतह पर पड़ जाती है तो बार बार उसका रिफ्लेक्शन होते रहता है, बार बार क्या होते रहता है, रिफ्लेक्शन होते रहता है। तो जब प्रकाश की किरण चिकनी या दर्पण में पड़ती है तो रिफ्लेक्ट आसानी से हो जाती है, तो ये हो गया नियमित परावर्तन। लेकिन खुरदुरी सतह पर पड़ेगी तो वह हमेशा क्या होती रहती है, रिफ्लेक्ट होते रहती है, तो इसे हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। कौन कौन, नियमित और अनियमित। अनियमित का दूसरा नाम क्या है, विसरित। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे रेगुलर और इरेगुलर। अब यहाँ पे डिफिनेशन भी हम लिखे हुए हैं, ये डिफिनेशन भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन भी आप लोग देख सकते हैं बच्चा सब, ये डिफिनेशन भी देख लीजिए आप लोग। डिफिनेशन भी देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अरे भाई सही रहा, चलिए देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरणें चिकनी या चमकीली सतह पर, चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए इधर से आई इधर चली गई, यह अविलंब है, बिल्कुल नियमित परावर्तन हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खुरदुरी सतह पर पड़ जाती है। देखो ये खुरदुरी सतह है ना, मैंने देखे है ना इथी पर, ऐसा चीज जो एकदम खुरदुरी हो, समझ रहे ना, सीमेंट में देखते हैं ना, कहीं कहीं देखते हैं दीवार पर लगा रहता है कोई चीज है ना, जो खुरदुरा रहता है ना, उबड़ खाबड़, भोजपुरी में कहेंगे उबड़ खाबड़, तो उबड़ खाबड़ जगह पर पड़ेगा तो क्या होता है, तो अनियमित होता है। तो जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है, उबड़ खाबड़ और चमकीली सतह भी रहेगा, उबड़ खाबड़ भी रहेगा, दोनों मिला कर रहेगा, तो वो हमेशा अपवर्तित तो वो अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। समझ रहे हो, तो डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, डिफिनेशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जब प्रकाश की किरण चिकनी सतह पर पड़ेगी तो नियमित परावर्तन होगा, और जब प्रकाश सतह उबड़ी कुबड़ी और चिकनी सतह पर पड़ेगी तो उसका हमेशा क्या होता है, तो परावर्तन होते रहता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, अनियमित परावर्तन। देखिए ये ऐसे आई, ये देखो ऐसे आई, फिर यहाँ पे ऐसे गई, फिर ऐसे आई, ऐसे गई, ये देखो एक बार में हो रहा है, ये एक बार में परावर्तन नहीं हो रहा है, बहुत बार में हो रहा है ना, और ये एक बार में परावर्तन हो रहा है, नियमित और ये अनियमित। तो नियमित और अनियमित परावर्तन दो प्रकार के हो गए, नियमित और अनियमित। हम लोग प्रकाश का परावर्तन देख लिए, अच्छा तरीके से सब चीज देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ने चलते हैं, प्रतिबिंब पर। अब हम लोग नेक्स्ट देखिए, अगर कोई टॉपिक इधर उधर छूट भी जा रहा है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मैं फिर आप लोगों को बाद में रिकॉल कर दूंगा कि बाबू ये टॉपिक आपका छूट गया है, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सभी टॉपिक को क्लियर करते चलूंगा। तो चलिए आप पढ़ते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए छाया अलग चीज था, एक अंधेरा क्षेत्र था जिसे हम लोग कहते हैं छाया, यानी जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती थी तो वहां पे छाया का निर्माण होता था अंधेरा क्षेत्र में। लेकिन प्रतिबिंब अलग चीज होता है। अब प्रतिबिंब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमारा इमेज कहीं पे बनता है, छाया नहीं इमेज, जैसे कि हमारा कहीं पे फोटो इमेज बन जाता है, और इमेज दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी होता है। यानी वास्तविक हम लोग कहते हैं रियल,
और काल्पनिक होता है वर्चू इमेज, ठीक है, तो वर्चुअल, ध्यान दीजिए। प्रतिबिंब किसे कहेंगे? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उसका प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखिए। अब कहिएगा सर इसको देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संस्कृत होती है, संस्कृत का मतलब अगर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम कहते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकला, परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिबिंब कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। अब इसी में दो डिफरेंस छुपे हुए हैं, अगर ध्यान दीजिएगा तो। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है इसे हम प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो गए? तो दो प्रकार के हो गए। एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, एक हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक का डिफरेंस देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक कहेंगे, और किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। जब प्रतीत होती है कह देगा तो काल्पनिक, अब मिलती है राइट कह देगा मिलती है तो वह वास्तविक। तो दोनों डिफरेंस छुपा हुआ एक ही डिफरेंस में। एक डिफरेंस याद हुआ तो दो का डिफरेंस क्लियर हो गया, तीन को एक याद हुआ तो तीन डिफरेंस क्लियर हुआ। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के हो गए, वास्तविक और काल्पनिक। तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक, और किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो काल्पनिक। बात खत्म। तीन गो डिफरेंस एक डिफरेंस में हो गया। अब माइंड तेज रहेगा तो याद कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। तो देखिए वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक और डिफरेंस दिखा दिया, रियल इमेज मैंने बता दिया है। तो देखो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो इमेज बना हुआ है, यहाँ पे जो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें जा रही है यहाँ पे वस्तु से टकरा रही है, किसी दर्पण से टकरा रही है। अब दर्पण ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ये अवतल दर्पण है और एक होता है ये उत्तल दर्पण होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है, आगे मैं बताऊंगा। इसको कहेंगे अवतल दर्पण और इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। तो याद रखिएगा, है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, मैं आगे बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कोई वस्तु रख दी, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, ये प्रकाश जा रहा है सीधे यहाँ पे पड़ेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। तो यह प्रतिबिंब कैसा है? तो वास्तविक प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब कैसा है? तो वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब हम लोग पढ़ रहे हैं तो दो ही चीजें भी जानिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है, सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा ही होगा। कैसा होगा? तो उल्टा होगा, ध्यान दीजिएगा, उल्टा और वस्तु से छोटा बड़ा हो सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो छोटा होता है और वस्तु छोटा कर रहे, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा बड़ा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। उसके बाद से आ जाता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जैसे कह देगा काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो कैसे काल्पनिक प्रतिबिंब से दीजिएगा? कहिएगा किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, है ना, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो प्रतीत होती है कह देगा ना तो काल्पनिक कहेंगे। यानी इसको ही आप लोग देख सकते हैं, इसको ही आप देख सकते हैं। देखिए ये हो गया वास्तविक, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन जिस बिंदु पर मिलती है, क्या होती है? मिलती है। तो कह देगा कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो वह वास्तविक होगा। मिलती है तो वह वास्तविक होगा। लेकिन यही यहाँ पे बिंदु पर यहाँ पे मिलती प्रतीत होती है, ऐसे दे देगा मिलती प्रतीत होती है, मिलती प्रतीत होती है बस, मिलती प्रतीत होती है बस। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे मिलती प्रतीत होती है तो उसे क्या कहेंगे? तो काल्पनिक कहेंगे, उसे कहेंगे काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं।
तो डिफिनेशन याद रह जाएगा ना, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं मिलती हुई प्रतीत हो जाएगी तो काल्पनिक, अब मिलती है तो वास्तविक। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है तो सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है तो सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है तो उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, हम आगे देखेंगे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। देखिए एक तरफ लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ लिखते हैं हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। आपके किताब में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग उसको भी देखकर लिख सकते हैं कॉपी में, ठीक है ना। देखिए यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है, यानी वास्तव में मिलती है तो वास्तविक, और यह बनता है कि प्रतीत होती है, यह कब बनता है तो प्रतीत होती है, राइट। दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है तो सीधा होता है। मैंने आपको बता दिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है तो सीधा होता है। तो प्रतिबिंब भी कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। प्रतिबिंब के क्लास यहाँ पे